शाम के 5 बज रहे हैं। खास प्रोग्राम में जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की राजधानी नई दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालांकि 5 दिन बाद यमुना नदी का रौद्र रूप अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रौद्र रूप जो है वो थोड़ा शांत होने लगा है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोहराम मचाने के बाद अब यमुना ने यूपी के जिलों में जल प्रलय लानी शुरू कर दी है। आगरा और मथुरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार होकर आबादी वाले क्षेत्रों में घुस चुका है। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर लगातार बह रही है। सोमवार यानी कि आज सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर करीब 167.15 मीटर पहुंच गया। मथुरा में यमुना किनारे स्थित 116 गांव हैं, जिनमें से लगभग 1 दर्जन गांव को यमुना ने अपनी चपेट में ले लिया है। मथुरा में जयसिंह, पूरा खादर और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पानी, गांव खादर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में पानी घुसने के चलते यहां की बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। और यह तहसील छाता, मांट, सदर और महावन क्षेत्र में यमुना किनारे बसी कॉलोनियों और गांव में यमुना का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। आगरा का अगर जिक्र करें तो यमुना के किनारे ताजमहल, एतमाउद्दौला, मेहताब बाग और चीनी का रोजा, रामबाग समेत कई स्मारक भी बाढ़ से अछूते नहीं हैं। ताजमहल के पार्श्व में यमुना का पानी पहुंच चुका है। यमुना स्मारक की दीवार तक पहुंच चुकी है। तो बाढ़ का संकट हर ओर नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको पहले रिपोर्ट, इसके बाद वापस लौटेंगे और कई जगहों का हाल आपसे साझा करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली को डुबोने के बाद अब यमुना नदी ने यूपी में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों मथुरा और आगरा में बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है और अब यूपी के 2 जिलों के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगी हैं। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना का पानी पहले खादर की कॉलोनियों में ही घुसा था, जो अब सड़कों पर बहने लगा है। सोमवार दोपहर 12 बजे यमुना का जलस्तर 167.3 मीटर हो गया, जो खतरे के निशान से 1.30 मीटर ऊपर है। जिले में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यमुना का पानी घाटों से आगे अब यमुना बाजार में आ चुका है। सड़क पर पानी आने के कारण माट वृंदावन मार्ग को बंद कर दिया गया है। शेरगढ़ नह झील मार्ग पर पहले से ही 3 फीट तक पानी भरा है। इस मार्ग पर 3 दिन से आवागमन बंद है। हालांकि ओखला और ताजेवाला बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में कमी आई है। वहीं गोकुल बैराज से आगरा की ओर सोमवार को 1,46,850 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आगरा में भी यमुना जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को जलस्तर 497.4 फीट पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 2.5 फीट ऊपर है। यमुना का पानी कैलाश मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुका है। वहीं हाथीघाट स्थित स्ट्रैची ब्रिज के नीचे फिर यमुना का पानी भर रहा है। ये बंद कर दिया गया पानी की वजह से। जो बाढ़ का पानी आ रहा है, इससे सैलानी और क्षेत्रीय लोग सबके लिए, आगरा के जो भी है उनके लिए प्रतिबंध बंद किया गया है, जो कि अंदर जाकर कहीं जानहानि ना हो जाए। इधर आप देख रहे हैं पीएससी का जो कैंप थे वो दोनों डूब चुके हैं, टॉयलेट बाथरूम डूब चुके हैं। आगे 1, 2, 3 टावर हैं, वो भी पानी में डूबे हुए हैं। पानी का जलस्तर 13 साल बाद आया है। 13 साल पहले पानी आया था, जो कि पूरे क्षेत्र में पानी था, जो कि मेहताब बाग फेमस है, वो भी डूब चुका था। अब बाकी आसपास के गाँव में कंडीशन है, धीरे धीरे पानी जा रहा है, लोग घरों को खाली करके पलायन कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अगर 1978 की तरह बाढ़ आएगी तो हो सकता है गांव के जो 33 गांव है नदी के किनारे, वो भी डूब सकते हैं। पहले जो डूबे थे। कल शाम को हम लोग यहाँ खड़े हुए थे ताजमहल के साइड में एरिया व्यू पॉइंट पर। शाम को 7 बजे ये पानी जो है इस बाउंड्री वॉल के बाहर था, लेकिन आज सुबह से लेकर करीब यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल के यहाँ तक आ चुका है पानी, और पानी की समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है इस समय। हाँ, सुबह कुछ अधिकारीगण आए थे, उनके आदेश से ये ताज व्यू पॉइंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम पब्लिक के लिए ताज व्यू पॉइंट फिलहाल बंद है। पूरी देश दुनिया जिस ताज का दीदार करने आगरा आती है, उस ताज के पिछले हिस्से में पानी दाखिल हो चुका है, जिसके चलते ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। नगर निगम का पंप खराब होने से यहाँ जल निकासी नहीं हो पा रही है। मोतीगंज बाजार के व्यापारियों में खलबली मची है। थोक विक्रेता माल दूसरे स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। कोइया घाट मोक्षधाम और ताजगंज मोक्षधाम में पानी भरा है।
अब वो तो पीछे से पानी छोड़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, और प्राकृतिक आपदा है उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे। बारिश हो रही है बरसात, चौकी है, चौकी के पास ही पानी भर गया है, लेटरिन बाथरूम के लिए दिक्कत हो रही है। तो अब कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? हमें में पहले से बने हुए हैं ना हट, उनमें जा रहे हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रोड पे हट बना हुआ वहीं शिफ्ट हो। प्रशासन से क्या कहेंगे इसको लेकर आप? प्रशासन से बता दिया है, वो इंस्पेक्टर साहब आए थे और अधिकारीगण आए थे, उन्होंने कहा आप रोड पर, कमिश्नर साहब आए थे, रोड पर एडजस्ट हो जाए। ये हमारा हट बना हुआ है ना। पानी अब तक कहाँ तक चला गया जमुना का पानी? अभी आप देख ही रहे कहाँ तक है, लेटरिन बाथरूम के लेटरिन बाथरूम, हाँ वो बंद हो गए, वहाँ हमें एडजस्ट कर दिया गया रोड। मौसम विभाग ने यूपी में भारी बारिश का 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में यमुना अभी आगे और कितना कोहराम मचाने वाली है, ये कहना मुश्किल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि आगरा में जहां पर ताजमहल है वहां तक पानी पहुंच चुका है। तो इससे जो निचले इलाकों के लोग हैं, जहां पर निचले इलाकों में जो बस्तियां हैं, वहां पर रहने वाले लोग ज़्यादा प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बैराज से भी पानी छोड़ा गया है, हालांकि थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कई इलाके, कई गाँव ऐसे हैं जो जलमग्न होते नज़र आ रहे हैं। जनहित में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर SN पांडे जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ दिल्ली से रेखा दुग्गल संवाददाता जुड़ी हुई हैं, जो क्या कुछ स्थिति है दिल्ली की, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी कुछ स्थितियां विकराल देखने को मिली। राहत बचाव कार्य जारी है, वो भी साझा करेंगे। साथ ही शैलेंद्र जैन संवाददाता ललितपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। शैलेंद्र, आपसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ का क्या कुछ हाल रहा। सबसे पहले मौसम में आई तब्दीली को जान लेते हैं, और दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। SN जी, आपका रुख करेंगे। मौसम में अगर देखा जाए, पिछली बार की अपेक्षा बारिश इस बार भारी तादाद में हो रही है, और इससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आखिर ये आसार कैसे बने, ये समझना चाहेंगे आपसे। नमस्कार। देखिए, अभी तक जो ईस्ट यूपी की बारिश की बात है, तो वहाँ 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है आज तक, और वहाँ पे 254 हुई है। ऐसे वेस्ट यूपी में ज्यादा हुई है, वहां पर 195 होनी चाहिए थी और 301 हुई। ये आज तक की बारिश की आंकड़े हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, तो ऐसी बारिश पहले भी होती रही है। ऐसा नहीं कि बारिश ना होती रही हो, ऐसी बारिश होती रही है। लेकिन अब की बार जो अल नीनो का डर लेकिन काफी वक्त बाद ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, जलवायु परिवर्तन का जो असर है, वो जो 1-2 घंटे में ज्यादा बारिश हो जाती है, वो जनमानस को परेशान करती है। और ये तो पक्की बात है कि अब की बार 29 जून से लेके अभी तक 3 से 4 दिन मौसम कभी भी शुष्क नहीं रहा। लगातार बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में और पहाड़ों पर चलती रही हैं। और अभी भी जो आगे की है, तो ईस्ट यूपी और में तो बिल्कुल अब शुष्क मौसम हो चला है। बादल आते जाते रहेंगे, और हल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मॉइस्चर फीड लगातार आ रहा है। और जो ट्रफ लाइन है, वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, जो उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है। उसके दक्षिण में अरब सागर से मॉइस्चर फीड आ रहा है, उत्तर में बंगाल की खाड़ी से आ रहा है। इसके बाद जो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसका उत्तर प्रदेश पे तो असर कम होगा। लेकिन अगर उसी तरह से फिर सिस्टम बनते हैं, तो निश्चित रूप से पहाड़ों पर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में इसका असर और पड़ सकता है अगले 3 से 4 दिनों में। लेकिन वेस्ट यूपी में थोड़ा सा, लेकिन ईस्ट यूपी अभी हमारी पूरी सुरक्षित है। वहां पे अगले फिलहाल यूपी सुरक्षित है, लेकिन और जगहों की अगर बात करें तो वहां पर हाल जो है, हालात बेहाल नजर आ रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये जो बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, हर मौसम में बरसात के टाइम में ही अधिकतर होता है। ऐसे में तो ये प्रकृति की देन है। सरकार को जो करना होता है, जनता को सुविधा देना होता है,
कोशिश करती है बचाने के लिए, कहीं ना कोई नुकसान हो, कोई ना हानि हो पावे, इसलिए सरकार तो प्रयास करती है। जब प्रकृति की ही देन है। बिल्कुल, तो उसमें प्राकृतिक आपदा से निपटना इतना आसान नहीं होता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो हालात बनते नजर आ रहे हैं वो वाकई काफी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे साथ अगले दर्शक चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाढ़ ने चारों तरफ से हमारे गांव को घेर रखा है। हाल ये है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, दूध की व्यवस्था नहीं है, परंतु धर्म की रक्षा करने वाले हमारे जो सरदार भाई हैं गुरुद्वारे से आ गए और उन्होंने पूरे गांव में दूध, गरम गरम रोटी और वो भी देसी घी लगा हुआ। बिल्कुल, मैं ये लंगर कहना का चाहता हूँ आयोजन कि किया गया। चंद्र प्रकाश जी, अगर कुरुक्षेत्र का जिक्र करें तो क्या यहाँ पर भी स्थिति सामान्य नहीं है? जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। अरे इसमें हिमाचल प्रदेश का पानी आ रहा है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से अब 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ घर के आगे। आज से 1 हफ्ता हो गया। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने निवेदन किया था कि यदि व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाए तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर में पूरी पिक्चर जो है बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, आपकी जो समस्या है उससे इत्तेफाक रखते हैं और चाहेंगे कि जल्द इस समस्या का समाधान भी हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ललितपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। सुकवा ढुकवा बांध रोड पर पानी पहुंच चुका है। पानी आया, आवागमन बंद हो गया है, मुख्यालय से संपर्क टूटा है। पुल पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं, सुकवा ढुकवा बांध रोड पर पानी पहुंच चुका है और हमारे साथ अजेंद्र चौहान भी आगरा से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जैन का रुख करते हैं। ललितपुर से ये खबर मिल रही थी क्योंकि यहाँ पर भी अब पानी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। शैलेंद्र, आपसे जानेंगे ललितपुर से ये जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हालात हैं वो थोड़े से बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी पानी तेजी के साथ जो बहाव है वो आगे बढ़ता जा रहा है। किस तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिएगा। शैलेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। अब आवाज आ रही है ना? जी, सुन पा रहे हैं जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ जो बारिश हो रही है उसका असर यहाँ यूपी में ललितपुर जनपद में देखने को मिला है। वैसे भी ललितपुर बांधों वाला शहर कहा जाता है और यह चारों तरफ बांधों से घिरा हुआ। राजघाट डैम की बात की जाए तो यहाँ के 20 गेट खोले गए थे, जिसका पानी वहाँ माता टीला बांध तक बढ़ा था। वहाँ भी 18 गेट खोले गए थे और पानी की निकासी की गई। इसी क्रम में ये सुकमा ढुकवा बांध है, जिसका कुछ क्षेत्र ललितपुर जनपद में पड़ता है, बाकी का पूरा झांसी के में बना हुआ है ये। लेकिन पूरा कला क्षेत्र जो ललितपुर जनपद का क्षेत्र है, इसमें बांध से एक रास्ता निकाली गई है। जबकि बांध में पानी ज्यादा होता है तो इसको जब रोड बन जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होनी हो जाती हैं। साथ ही इससे कई गाँव भी प्रभावित हो जाते हैं, जिनका आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। और जो स्तर पर रहते हैं उन लोगों को आने जाने की समस्या है। बिल्कुल, यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं इस बीच उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वापस लौटेंगे, रुख आगरा का कर लेते हैं क्योंकि आगरा में भी यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए। अजेंद्र, अपडेट चाहेंगे आपसे कि आखिर ये जो यमुना का पानी है, जलस्तर अब ताज तक पहुँच चुका है और यहाँ पर भारी तादाद में जो पर्यटक हैं वो भी पहुँचते हैं, तो क्या कुछ स्थितियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं? देखिए सोनी, अगर आगरा की बात की जाए तो लगभग 13 साल बाद इस तरह का यहाँ जो पानी देखने को मिल रहा है। 2010 में जो विकराल रूप अभी यमुना का है, यहाँ जो पानी जो है, जो ज्यादा पानी है वो 2010 में देखा गया था। तकरीबन 23 गांव जलमग्न हुए थे ताजमहल के आसपास के। और वहीं अगर बात कर ली जाए प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो जिलाधिकारी आगरा लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, चाहे वो पिनाहट हो, बहा हो, जो चंबल के इलाके हैं वहां हो, और शहरी की अगर बात कर ली जाए तो 2 चौकियां यहाँ बनाई गई हैं।
पानी का जल स्तर इतना है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट जो खतरे का जो निशान है वो 508 पर है, लेकिन अभी जो पानी है सोनी वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और जो हाईएस्ट है यहाँ पर 508 फुट, उससे कुछ ही फुट नीचे बचा है। लेकिन लगातार जिस तरह से पानी चलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम शहर हो या देहात हो, वहां के खेतों में पानी आ चुका है। तमाम जो देहात के हैं वहां पर मुनादी करा दी गई है, अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि गांव को खाली कर दिया जाए, क्योंकि लगातार जो पानी है उसके चलते प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। और यहाँ पर तमाम जो जिलाधिकारी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस भी यहाँ लगा दी गई है। ताजमहल की अगर हम बात कर लें तो कॉम्बिंग की जा रही है, लगातार देखा जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि क्या कुछ स्थितियां हैं। आपसे भी चाहेंगे कि आप ये स्थितियां दिखाएं। अगर आप इस वक्त यमुना के किनारे खड़े हुए हैं, क्या कुछ जलस्तर है, क्योंकि खतरे के निशान को पार कर गया है ये जो पानी है, और जो ओखला बैराज है उससे भी पानी छोड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद नजर आ रही है। क्या तस्वीरें साझा कीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सोनी की ये जो आलम है, देख सकते हैं कि यमुना के पास ये जो आपको सहारे से दिख रहे हैं कि ये खेत हैं, और खेतों में किस तरह से यहाँ पानी आ चुका है, और साथ ही साथ यमुना का ये रूप है। तमाम जो पब्लिक है यहाँ देखने के लिए है कि यमुना इस तरह से उफान पर है, क्या खतरे है, क्या लोगों के लिए समस्या की बात तो है, क्योंकि अगर खेतों की बात कर ली जाए तो खेतों में पानी आने के कारण तमाम यहाँ नुकसान होता है। आलम यह है, और ये आलम एक जगह का नहीं, जहां जहां यमुना के घाट हैं वहां सोनी ये आलम देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल, यमुना से सटे हुए जो इलाके हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं, कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं। अजेंद्र, देखा जाए तो अगर किसानों की बात की जाए तो खेतों में पानी घुसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसानों के लिए काफी नुकसानदायक ये साबित होने वाला है। हाँ बिल्कुल सोनी, अगर बात कर लें जिस तरह से जो जलमग्न जो यमुना देखी जा रही है, और पहली बार मैंने पहले आपको बताया कि 2010 में ये पानी इतना देखा गया था, और अब आलम यह है कि सड़कों पर पानी आ चुका है। शहर की अगर हम बात कर लें तो ताजमहल के इलाके, ताजमहल के पास जो शमशान घाट है वहां पर जो दाह संस्कार होते थे वो उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर पानी आ गया। एक तस्वीर हमने अपने चैनल के माध्यम से आज भी दिखाई कि मेहताब बाग पर जहां पीएचसी तैनात रहती है उसके कैंप में वह पानी आ गया, और पीएचसी के जो जवान तैनात थे, जो चौकी बनाई गई थी वो खाली कर दी गई है। तो खतरा कहीं ना कहीं ज्यादा है। जिस तरह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसको लेके चिंता का विषय जरूर आगरा वासियों के लिए है ही, लेकिन प्रशासन भी सोनी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। बिल्कुल, अब प्रकृति का ये प्रकोप कहा जाए और इससे निपटने के लिए जो इंतजाम है वो कितने काफी साबित होने वाले हैं ये भी देखना होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, संवाददाता मथुरा से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरधर पचौरी। मथुरा का अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से बढ़ने लगा है यमुना नदी का जलस्तर। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाके जो हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से खबर, दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा है, तो दिल्ली में त्रासदी जैसी स्थिति नजर आई, क्योंकि इलाकों में कई इलाके जो हैं वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। जनमानस बेहाल है। हालांकि उन्हें राहत बचाव के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है, दिशा निर्देशित भी किया गया है। आईटीओ, भैरव मार्ग, मयूर विहार में भी पानी अब जा पहुंचा है। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता रेखा दुग्गल जुड़ी हुई हैं, अपडेट लेते हैं। रेखा, क्या अपडेट है, क्या कुछ हाल यहाँ पर हैं, क्योंकि लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इससे जो इलाके प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर स्थितियां देखने को मिल रही हैं? अनम्यूट करिएगा रेखा। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के रिठाला गांव में मौजूद हैं, और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं ये बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड हुआ करता था, और यहाँ पर लोग शाम को खाना खाने के बाद घूमने आते थे। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख पाएंगे तो चारों तरफ यहाँ पानी भरा हुआ है। ये पानी भरने का कारण जो है वो यहाँ गाँव के जो निवासी है उन लोगों के घरों के बाहर जो सीवर है, नाले जो है उनमें पानी इतना तेजी से आ रहा है। यमुना की तरफ से जो पानी आ रहा है, हर जगह का पानी यहाँ नालों के जरिए लोगों के सीवर को पार करता हुआ लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानियां यहाँ उठानी पड़ रही है। तो लोगों ने यहाँ एक तरीका निकाला है पानी निकालने का। लोगों ने पानी की मोटर के जरिए अपने जो गलियों का पानी है, सीवर का पानी है, वो सब यहाँ इस
ये जो जगह थी, ये प्लेग्राउंड जो था बच्चों के खेलने का, क्रिकेट खेलने का ये ग्राउंड था, और यहाँ जो लोग शाम को खाना खाने के बाद घूमने आते थे, इस जगह पर पानी निकालना जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि जो गंदा पानी हम लोगों के घरों में जा रहा है, उस पानी में इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, कीचड़ हो चुका है कि लोगों को बीमारियां फैलने का भी खतरा हो रहा है। उनके घरों में छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर के, बुजुर्ग भी है जिनको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो जब कोई समाधान निकलता सामने नहीं आया, नजर नहीं आया, तो लोगों ने पानी की मोटर के जरिए अपनी गलियों का, अपने सीवरों का पानी निकालकर इस प्लेग्राउंड में भरना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पानी यहाँ। बिल्कुल रेखा, ये तस्वीरें साझा कीजिए, आप कैमरा पर्सन को बोलिए कि ये तस्वीरें दिखाएं कि आखिर जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है और इससे कितना जो एरिया है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। ये जो आप मेरे पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड में जो है वो घुटनों तक पानी है वो जो आ चुका है। मैं बिल्कुल इस ग्राउंड के किनारे पर खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये पानी बेहद गंदा है और इस पानी में बेहद ज्यादा बदबू आ रही है। चारों तरफ यहाँ मच्छर जो है वो पनप चुके हैं। लोगों के घर के बाहर का जितना भी कीचड़ था, जितना गंदा पानी था सीवर का, वो सारा यहाँ निकाल दिया गया ताकि लोगों के घरों की गंदगी साफ हो, कम से कम लोगों को राहत कुछ तो मिले। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? तो पानी घरों का, गलियों का निकाल कर यहाँ इस ग्राउंड में भर दिया गया है, क्या दिक्कतें सामने आई? सबसे पहली बात तो पहले ये कहा जाता था सरकार की तरफ से कि 15 साल तो पहले एमसीडी जो थी वो बीजेपी सरकार में थी। अब एमसीडी जो है वो आम आदमी पार्टी में हो गई, तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरा का पूरा वो खराब, मतलब पूरा शर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बार शाली ओबराय जी भी मेयर चुन गई, उन्होंने भी काफी सारे दावे वादे किए कि रोड को मैं लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। सीवर का जहाँ तक प्रॉब्लम है सीवर का प्रॉब्लम है, सीवर वो जस का तस ही पड़ा हुआ। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे जो यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, पार्क के बारे में ये कहा जाता था कि इक्विपमेंट दिया जाएगा, यहाँ पे बच्चे लोगों को खेलने के काफी सारे इक्विपमेंट दिए जाएंगे, लेकिन वो भी चीज यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए भी काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी बार हम लोगों ने यहाँ पे विधायक जी को भी हम लोगों ने काफी बार बिल्कुल रेखा दुग्गल, अगर देखा जाए यहाँ पर जो प्लेग्राउंड है वो तालाब में तब्दील होता नजर आ रहा है और जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा भी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो दावे किए गए थे, वो जो इंतजाम, जो बड़े बड़े दावे थे वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। तो नाराजगी भी जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर होना लाजमी है। हमारे साथ मथुरा का रुख कर लेते हैं, गिरधर पचौरी संवाददाता जुड़े हुए हैं। मथुरा में भी हालात जो हैं वो बेकाबू हैं, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जो निचले इलाके हैं यमुना से सटे हुए, वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और इससे अब लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मथुरा से संवाददाता जुड़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरूर हम वहां के हालात आपसे साझा करेंगे। वक्त फिर से जनहित में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, पूर्वानुमान के बाद जो औसतन बारिश है वो ज्यादा हो रही है और इससे कई जनपद और साथ ही कई जगह जो जलस्तर है यमुना का, अगर आगरा, मथुरा समेत कई जगहों का जिक्र करें, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से दिल्ली के जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं या गुरुग्राम की जो तस्वीरें साझा की, वो वाकई हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ स्थितियों में सुधार है, लेकिन एक तरफ स्थितियों में सुधार भी देखने को मिलता है और दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई नजर आती हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कवायद की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित होती नजर आ रही है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक लगातार जुड़े हुए हैं, एसएन पांडे जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एसएन पांडे जी, अगर देखा जाए अनुमान से अधिक बारिश की क्या कुछ वजह मानी जाए? देखिए, अनुमान से अधिक बारिश नहीं है। हमने आपको बताया कि अभी भी जितनी बारिश होती थी उस बारिश के करीब हम लोग पहुंच गए हैं ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश में। और जहां तक पूरे भारत का भी है तो वहां भी अभी हम 304.2 ऑल इंडिया में बारिश रिसीव हो चुकी है और होनी भी चाहिए 304.2, तो बिल्कुल बराबर हुई है आज की तारीख में। लेकिन होता यह है कि जब पहाड़ों पे ज्यादा बारिश होती है और तो वो निश्चित रूप से नदियों में पानी आता है और नदियां सभी जगह बढ़ी हुई हैं इस समय, चाहे गंगा नदी हो या यमुना नदी हो। लेकिन ये सवाल मेरा इसलिए था एसएन पांडे जी आपसे, क्योंकि अनुमान से अधिक बारिश का जिक्र इसलिए किया, वजह जानने की कोशिश इसलिए रही क्योंकि देखा गया है पिछले कुछ सालों में काफी एक लंबे अरसे बाद इतनी अधिकतम बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई जिले ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि यूपी में इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यूपी भी
कहीं कहीं जो जनपद हैं यूपी के वो भी प्रभावित हो रहे हैं बढ़ते हुए जलस्तर से। तो क्या ये पूर्वानुमान था कि बारिश अधिकतम इतनी हो सकती है? वजह क्या रही? मथुरा वृंदावन, देखिए जहां भी गंगा नदी निकली है और जहां यमुना नदी निकली है वहां पे निश्चित रूप से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो पहाड़ पे बारिश हुई है ना उसका असर है, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश ज्यादा हो गई है और जिस तरह के मौसमी सिस्टम बन गए उससे बारिश ज्यादा हुई और आगे। ठीक है, एक बार वापस से रुख करेंगे आपका, आगरा का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त, क्योंकि यमुना अपने रौद्र रूप में है और यमुना के किनारे ही इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं अजेंद्र चौहान। अजेंद्र, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर किसान प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खेतों में जो जल स्तर बढ़ा हुआ है या पानी भर गया है, और जो इलाके हैं लगभग कितने निचले इलाके हैं जो यमुना से सटे हुए हैं और कितनी आबादी है यहाँ पर जो प्रभावित हो रही है? क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर टीमें नजर आ रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं? देखिए सोनी, अगर बात करी जाए निचले इलाकों की, तो आगरा में जो ताजमहल के पास का इलाका है, चाहे वो ताजगंज हो, ताजमहल थाना ताजगंज इलाके में है, और वहीं दूसरी ओर अगर मेहताब बाग की बात कर ली जाए तो दोनों ही यमुना पार हैं। दोनों ही अगर पास की बात करें तो आगरा में अगर टोटल आगरा की बात कर लें तो देहात में तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा जो इलाके हैं वो निचले इलाके पे हैं, और वहीं अगर शहरी इलाके में बात कर लें तो तकरीबन 12 से 13 दर्जन जो गांव है वो बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहरी इलाका है, आगरा का जो शहरी इलाका है वो काफी हद तक वो यमुना के किनारे है। तमाम तस्वीरें हमने दिखाई हैं इन 2 से 3 दिन के अंदर कि वहां पर घरों को खाली करा दिया गया है। ताजमहल की बात कर लें तो ताजमहल के पास बिल्कुल जो चौकियां बनी हुई हैं, दशहरा घाट, जैसे कि आज हमने दिखाया कि सोमवार का दिन था, सावन का महीना चल रहा है, वहां पर शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर भी दशहरा घाट के पास आज हमने दिखाया कि वहां तमाम पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि आगरा में कल के दिन परिक्रमा लगती है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो वहां पर बिल्कुल साफ तौर से मना कर दिया गया। पानी की अगर हम बात कर ले तो पानी का जलस्तर जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम लोगों के बीच में एक बात जरूर है कि सन 1978 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से यहाँ जो पानी देखा जा रहा है वो तकरीबन 13 साल बाद आगरा में देखा जा रहा है। और एक बात तय है कि तमाम जो यमुना के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए परेशानी का बिल्कुल यहाँ पर देखा जाएगा कि परेशानी जरूर है। प्रशासन की अगर हम बात कर लें तो जो जिलाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो एडीएम है और जितने भी चाहे वो एसडीएम हो या नायब तहसीलदार हो, उन सभी को अलग अलग जो उनका इलाके हैं उन तहसील वाइज उनको काम पर लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ अनाउंसमेंट लगातार कराया जा रहा है। वहीं आगरा शहर की बात कर लें तो ताजमहल के पास जो ताज व्यू पॉइंट है वहां पर एनडीआरएफ की टीम आ गई है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। लेकिन ये सब लोगों का, जो आगरा के जो निवासी हैं, उनका कहना यही है कि जल्द से जल्द ये पानी का जलस्तर कम हो, क्योंकि जिस तरह से पानी अभी देखा जा रहा है वो एक चिंता का विषय सोनी जरूर है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जो मौजूदगी है वो प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शुक्रिया अजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के। सीधे रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय का, दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनाते हैं। जिसके कारण एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है, और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है, और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है। और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है, और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना,
और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले। एक मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यह हम सब लोगों को देखने को मिली है, जिसको देश ने भी सराहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है, जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहां मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी, और देश ने लड़ा उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि इंडिया की इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी एंड इट इज़ द ब्राइट फ्यूचर। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF। हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक NDA के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक UPA का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के UPA के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो उसके लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को आप सुन पा रहे थे। विपक्ष पर निशाना। एक तरफ बेंगलुरु में आज डिनर पार्टी है, कल 11 बजे से और भी अहम चिंतन मंथन का दौर शुरू हो जाएगा और कल और भी बेहद अहम और खास दिन इसलिए क्योंकि NDA की बैठक होनी है। NDA में 38 दल जो हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और अगर विपक्षी एकता की बात करें तो यहाँ पर 24 दलों को निमंत्रण भेजा गया है। ये बात अलग है कि JP नड्डा ने इस बात का जिक्र किया है कि अलायंस जो है वो सत्ता के लिए नहीं है, जनता के लिए है, लेकिन दरअसल 2024 से पहले ये अलायंस सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। वापस लौटते हैं जनहित में, चर्चा करते हैं क्योंकि लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली से हमारी संवाददाता रेखा दुग्गल जुड़ी हुई हैं, साथ ही मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। रुख रेखा दुग्गल का कर लेते हैं।
रेखा दुग्गल का रुख करते हैं। एसएन पांडे जी, तब तक आप अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए। रेखा, अगर देखा जाए यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कवायद की जा रही है राहत पहुंचाने के लिहाज से, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी जो इलाके हैं प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ राहत पहुंचाई जा रही है और राहत वहां की जनता महसूस कर रही है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं? बात अगर राहत पहुंचाने की करें तो यहाँ पर अभी तभी किसी तरह की राहत जो है वो पहुंचाई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं काफी नाराजगी उनमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जब के घरों में इनके सीवर का, इनके नालों का पानी घुस रहा है, गंदगी फैल रही है, तो लोगों को खुद ही अपने ही बलबूते पर पानी की मोटर लगा के वहां से वो पानी निकालकर इधर पर जो उसकी निकासी करनी पड़ रही है। यहाँ के जितने भी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, कोई भी मदद के लिए लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंच रहा है। यहाँ तक कि बुजुर्गों की अगर हालत खराब हो रही है गंदगी की वजह से, मच्छरों की वजह से, तो उन्हें अस्पताल तक भी ले जाने की यहाँ पर फैसिलिटी जो है वो अभी तक भी देखने को नहीं है। यहाँ हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। सर, राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ जिनके निगम पार्षद और विधायक भी मौजूद है, क्या उनकी तरफ से कोई मदद आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है? वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, अभी तक यहाँ मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सब पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर खुद पानी निकाला है। विधायक जी के पास हम लोग करीबन 4-5 बार गए थे, एप्लीकेशन भी देके आए थे कि यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर पैदा हो रहा है, पानी भरा हुआ है, एक बार आप निकलवाइए, पर वहां से कोई भी नहीं आया। तो हम लोगों ने मजबूरन अपने हाथ सारी व्यवस्था करके पानी को निकाल के बच्चों के पार्क में किया है। ये आप देख रही हैं, बच्चों का पार्क है, इस समय यहाँ पानी भरा हुआ है, बच्चे हमारे खेल नहीं पा रहे हैं और मच्छर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं और कोई भी राजनीतिक दल हमें सहयोग नहीं कर रहा। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल जो है वह यहाँ मदद के लिए नहीं पहुंचा है। लोग खुद अपने ही बलबूते पर अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कर रहे हैं। बच्चों को और बुजुर्गों को बेहद परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बिल्कुल, इन परेशानियों से निपटने के लिए जो स्थानीय जनता है वो खुद ही मशक्कत करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर नजर नहीं आ रही है। रुख मौसम वैज्ञानिक का कर लेते हैं। डॉक्टर एसएन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। एसएन पांडे जी, अगर देखा जाए जो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, या ये कहा जाए कि नेचर में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इससे कौन कौन से मैदानी इलाके या पहाड़ी इलाके, कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित होते नजर आएंगे और कितना अभी सतर्कता की जरूरत है आगे? देखिए, अभी सतर्कता की तो पूरी जरूरत है। सबसे पहले मैं सलाह उन लोगों को दूंगा जो लोग पहाड़ पे जाने वाले हों, वो कृपया करके इस हफ्ते पहाड़ों पर ना जाएं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती है वो पहाड़ों पे होती है। और उसके बाद जो भी गंगा और यमुना के किनारे बसे हुए लोग हों, उनको भी अपने सुरक्षित स्थानों पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी संभावना है कि अभी भी पानी बढ़ सकता है, क्योंकि जो अगला सिस्टम WD जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है और उसके साथ जो जिस तरह से पिछले बार जो बारिश हुई है उसी तरह के मौसमी सिस्टम फिर बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कि बारिश फिर अगले हफ्ते में पहाड़ों पर और पंजाब तक और तक भी हो सकती है, लेकिन ईस्ट यूपी में अभी कोई ऐसी अगले दिनों में शुष्क मौसम रहने वाला है। कहीं बूंदाबांदी और हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन पहाड़ों पर निश्चित रूप से दिक्कत होगी। हाँ, मैदानी भागों में जहां से गंगा निकलती है, जिन शहरों से जहां से यमुना निकलती है, उन शहरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब पहाड़ों पर बारिश फिर होगी तो फिर पानी बढ़ेगा और इस तरह की अभी आगे एक हफ्ते तक चलने की संभावना है कि पानी कम भी हो सकता है, फिर आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि जहां जहां भी बड़े बड़े जलाशय हैं या बड़े बड़े बिल्कुल, मथुरा और आगरा का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो आगे और भी स्थितियां ऐसी ही बनती नजर आएंगी, तेज बारिश होने के आसार हैं। जी, तो जहां पर बैराज होंगे, अगर पानी उसमें लिमिट के ऊपर होगा तो निश्चित रूप से उसके गेट खोले जाएंगे हर सब जगह। तो निश्चय मैदानी भागों में दोनों नदियों में पानी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ जो इनके साथ लगी हुई छोटी नदियां होती हैं, उनमें भी पानी बढ़ने की संभावना अभी अगले हफ्ते तक बनी रहेगी, क्योंकि अभी ऐसे मौसमी सिस्टम आगे भी दिख रहे हैं। तो इसलिए लोगों को जागरूकता होनी चाहिए और पहाड़ों पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं उनको भी अपने सुरक्षित स्थानों पे आ जाना चाहिए। और प्रशासन भी लगातार इस तरह की कर रहा है, जैसे कानपुर में गंगा नदी किनारे लगातार जिलाधिकारी द्वारा दौरा किया गया और जो निचले पे लोग बसे हुए थे उनको हिदायत दी गई और उनको ऊपर स्कूलों में रोका जा रहा है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करी जा रही है।
बिल्कुल। रेखा, अगर देखा जाए यमुना का जलस्तर जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है उतना ही वहां पर आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं और ये डर हर लम्हा सता रहा है कि कब हम इसके आगोश में समा जाएं। अगर इसको लेकर देखा जाए जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्या कवायद वाकई गंभीरतापूर्ण नजर आ रही है प्रशासनिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की तरफ से, या हम सरकार का जिक्र करें? क्योंकि लगातार देखा गया आप स्थानीय लोगों से बात कर रही हैं, उनकी नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है। जी, अगर बात करें कि आपदा लगातार बढ़ ही रही है, क्योंकि यमुना का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, बारिश भले ही रुक गई है लेकिन जो यमुना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान को बिल्कुल छू रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जो गांव है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। उनके बचाव का राहत जो कार्य किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन अगर थोड़ी दूरी पे अगर बात करें तो वहां के गाँव के अंदर, जैसा कि मैं रिठाला में खड़ी हूँ, यहाँ भी नालों के द्वारा पानी बड़ी तेजी से अंदर गाँव के अंदर घुस रहा है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक या प्रशासनिक किसी भी तरह की सहायता जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बेहद जो है परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और अगर लगातार जिस तरह से पानी का बहाव बढ़ रहा है, अगर बारिश दोबारा से अगर शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि खतरा जानलेवा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गांव के अंदर पानी घुसा है वो बिल्कुल लोगों की गर्दन तक पानी आ चुका है, कंधे की ऊंचाई तक पार कर चुका है, जिसकी वजह से पानी की बोट का सहारा लेकर लोगों को वहां से बचाया जा रहा है। बात सिर्फ लोगों की उल्लेख करेंगे, वहां जो लोगों ने जानवर जो घरों में पाल रखे हैं, जिसमें की गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ते हैं, जो भी जानवर घरों में पाले गए हैं उनको भी बोट के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जब कंधे से ऊंचा पानी जाता है तो उस पानी से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों को निकालने में काफी ज्यादा मशक्कतों का जो है वो मशक्कत करनी पड़ रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही है। अगर यमुना के आसपास के गाँव की बात करें तो वहां पर पुलिस भी तैनात है और जो फायर ब्रिगेड के जवान होते हैं वो भी तैनात है, सिविल डिफेंस के भी लोग तैनात है, क्योंकि वहाँ खतरा ज्यादा है। लेकिन आसपास की अगर बात करें तो यहाँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ यहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि घुटनों तक पानी यहाँ भी गांव के अंदर घुस चुका है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर कोई भी हरकतें जो सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही है। लोग बेहद परेशान है और पानी लगातार भरने की वजह से कीचड़ और गंदगी और बदबू, साथ ही मच्छर जो है वो इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों के घरों में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इतनी परेशानियां खड़ी हो गई हैं कि डेंगू मलेरिया तक भी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम हो चुका है बारिश का, दोबारा से बादल छाए हुए हैं, अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है खतरा बिल्कुल सिर पर है, वो खतरा जानलेवा भी है। जो आसपास कार्यों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अगर लोगों के सामने नहीं आए, उनकी परेशानियों बिल्कुल रेखा, ये बात सच है कि जो स्थानीय चेयरपर्सन हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझने को तैयार नहीं है और दिल्ली के जो कई इलाके ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से परेशान है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे माहौल में भी राजनीति चरम पर है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी देखा गया सीएम आवास तक पानी पहुंच गया। अब इसको देखते हुए अगर देखा जाए कवायद भी होती नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही जल निकासी की व्यवस्थाएं की जाएंगी जो इलाके ज्यादा प्रभावित हैं बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर, जहां पर जो निचले इलाकों की खास तौर पर बात की जाए तो क्या वैसी कवायद नजर आ रही है जल निकासी की व्यवस्था? क्योंकि जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, आपने कहा कि जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ही मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं इन स्थितियों से निपटने के लिए। आसपास के जो नाले हैं, अगर सीवर का पानी, गलियों का पानी अगर उन नालों में भी निकालने की बात करें तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सीवर और गलियां भरने का जो मेन कारण है वो नालों में आता बेहद तेज रफ्तार से पानी ही है। आसपास कहीं भी पानी की निकासी का जो जरिया है नजर नहीं आ रहा है। मजबूरन लोगों को, जो बच्चों का प्लेग्राउंड है या लोगों के टहलने की जगह है, वहां पर इस पानी को निकाला जा रहा है। बात अगर करें यहाँ के राजनीतिक अधिकारियों की, निगम प्रशासन की, तो अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली है। वो यहाँ तक की भी देखने नहीं आ रहे हैं कि जो बीमारियां फैलने का यहाँ खतरा बना हुआ है, बच्चों बुजुर्गों को सबको बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। और तो और अगर बात करें मोहल्ला क्लिनिकों की, तो मोहल्ला क्लिनिक भी बंद है, उन पर भी ताले लगे हैं क्योंकि उनमें भी पानी भर चुका है। और अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद है, अगर कोई बीमारी अचानक से फैलती है, मलेरिया या डेंगू फैलता है,
तो लोग ऐसे हालात में सिर्फ अपने नजदीकी मोहल्ला क्लिनिक तक ही जा पाएंगे, अस्पतालों तक जाना पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब मोहल्ला क्लिनिक में ताले लगे हैं तो लोग ऐसे हालात में कहाँ जाएंगे? राहत की सामग्री लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। विधायक अपने घरों में एसी में आराम से बैठे हैं, पार्षदों को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने वार्ड के अंदर आके लोगों का हाल जान ले, क्योंकि पार्षद खुद अपने घर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बिल्कुल सेफ बैठे हैं। जनता से सिर्फ वोट चाहिए होता है, वोट मिल चुका, कुर्सी मिल गई, अधिकारी बन गए, बजट आ गया, बजट पास हो गया, लेकिन बजट कहाँ लगा? किस सीवर में लगाया गया, किस नाली में लगाया गया, किन पार्कों में लगाया गया, किन जनता के किन वार्डों के अंदर विकास के कार्यों में लगाया गया, कुछ पता नहीं है। तो अगर बात आम आदमी पार्टी के लोगों से करते हैं कि बजट कहाँ गया, तो वो सीधा सीधा पल्ला झाड़कर अगर केंद्र सरकार पे हमला बोल देते हैं कि हम तो अभी आए हैं निगम में, हम तो 5 साल से सरकार में, 15 साल से बीजेपी बैठी है, उन्होंने क्या किया? अगर बीजेपी से बात करते हैं तो वो कहते हैं लंबे समय से कांग्रेस बैठी थी, कांग्रेस ने क्या किया? अगर ये राजनीतिक लोग आपस में ही तरह से आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो जो जनता है, जिन्होंने अपने विकास के लिए बेहतर, बिल्कुल उस जनता का क्या होगा? क्योंकि जनता के बीच में जाकर ही, जनता के हितैषी बनकर ये राजनेता बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का जिक्र करते हैं, लेकिन हालात जो नज़र आ रहे हैं हर जगह, हर एक शहर, हर एक ज़िला जो जलमग्न हो चुका है और यहाँ की जनता परेशान है और इस परेशानी को दूर करने वाला कोई नहीं है। और हम ये कह देते हैं, हमारे जिम्मेदार ये कह देते हैं कि ये प्रकृति का प्रकोप है, लेकिन अगर इसे प्रकृति का प्रकोप कहकर इसका हवाला देकर बात को टाल दिया जाता है, लेकिन जो इंतजाम है वो नाकाफी होते हैं, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी लगातार जुड़े हुए हैं, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में क्या तेज़ बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि स्थितियां बहुत विकराल होती नज़र आ रही हैं। दिल्ली के हालात भी आपने देखे, आगरा के भी हालात देखे, या मथुरा का जिक्र करें तो मथुरा में भी लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, आम जनजीवन बेहाल हो चुका है। अभी इस समस्या से कब तक गुजरना होगा? देखिए, अभी इस अगले हफ्ते में निश्चित रूप से जो नया मौसमी सिस्टम बन रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, उसका असर सबसे ज्यादा हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, दिल्ली और वेस्ट यूपी तक हो सकता है। अगर उसी तरह मौसम सिस्टम फिर डेवलप हो गए तो ये कहा जा सकता है, ये संभावना भी है कि बारिश होगी, और जब पहाड़ों पर बारिश होगी तो उसका असर निश्चित रूप से गंगा यमुना में भी जल बढ़ाव के वजह से होगा, तो मैदानी भागों में इसका असर पड़ेगा। लेकिन सीधी बारिश का अभी ईस्ट और वेस्ट उत्तर में ज्यादा असर नहीं है, कि बूंदाबांदी होती रहेगी और कहीं कहीं बौछारें पड़ेंगी। बिल्कुल, वेस्ट यूपी में देखा जाए तो अभी भी बारिश होने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रेखा दुग्गल आपका भी ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से आपने उन स्थितियों को साझा किया, उन तस्वीरों को साझा किया। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि एक दल या ग्रुप जो है दूसरे की बुराई करता है। बुराई ना करो, अपनी अच्छाई केवल बताओ। और वक्त ऐसा आ गया है कठिन जनता का, इसमें उत्तर पड़ो मदद के लिए, सब लोग एक साथ तो कुछ जनता की मदद हो जाएगी। और मैं जनता का आह्वान करता हूँ कि जो पाप बुद्धि सवार थी, अभी तरह तरह के पाप किए हमने, तो इसको क्षमा करने के लिए अपने अपने जो भी धर्म मतावलंबी हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ अपने अपने घर में करें और प्रार्थना करें कि प्रलय शांत हो, प्रकृति कोप शांत हो। अब हम क्षमा करो, आगे पाप नहीं करेंगे, हमें क्षमा करो, और शायद भगवान की दया हो जाए तो ये प्रलय रुक जाए। आपके कहने का मतलब है कि अगर ये प्रकृति की देन है तो इसको पूजा पाठ से कम किया जा सकता है, और इस तरीके का पूजा पाठ करके ऐसी स्थितियों को बेहतरी में तब्दील किया जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। लेकिन एक प्रशासनिक स्तर पर भी एक जिम्मेदारी बनती है, शासन स्तर पर भी एक जिम्मेदारी बनती है आम जनमानस की रक्षा करने की, और साथ ही वेस्ट यूपी जो है, वेस्ट यूपी ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पर बारिश होने के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा। साथ ही ईस्ट यूपी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो सतर्कता की अभी भी ज़रूरत है और तैयारियों की भी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।